लोकसभा चुनाव 2024 के मुहाने पर देश खड़ा है। सभी दल मतदाताओं को लुभाने के लिए कई तरह के पैंतरेबाजी पर काम कर रहे हैं। अपने पुराने शपथ पत्र को नए तरीके से अमली जामा पहनाने में लगे हैं। कोई राजनीतिक दल तुष्टीकरण की राजनीति को बल दे रहा है तो कई राजनीतिक दल समाज के बीच जातीय खाई गहरी करने में लगे हैं। लेकिन बीजेपी का मिशन 2024 का प्लान साफ है। ना ध्रुवीकरण, ना तुष्टीकरण, ना जातीय हिंसा के आधार पर लोकसभा चुनाव 2024 की वैतरणी में नहीं उतरना। लोकसभा चुनाव में एजेंडा होगा सिर्फ विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो भी विकास के कार्य बीजेपी सहयोगी दल की नीति सरकार ने किया है, उसके आधार पर वोट बैंक सेट किया जाएगा। और इस राजनीतिक मिशन के तहत बीजेपी ने एक ऐसे वोट बैंक की टोहल ले ली है कि अगर वो अपना बीजेपी पर भरोसा फिर दिखा दे तो बीजेपी 350 नहीं 450 का रिकॉर्ड आंकड़ा भी पार कर जाएगी। कौन सा है वो वोट बैंक और क्या है बीजेपी की योजना, बताते हैं आपको इस विस्तार से। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों का बिगुल फूंकते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार की घोषणा की थी कि सरकार जल्द ही महिला स्वयं सहायता समूहों को कृषि ड्रोन प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने ड्रोन उड़ाने और उसकी मरम्मत करने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। पीएम मोदी ने ग्रामीण महिलाओं के लिए कौशल विकास के अवसर प्रदान करने के लिए कार्यक्रमों की घोषणा करते हुए महिला नेतृत्व वाले ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों द्वारा किए गए कार्यों की जमकर प्रशंसा की थी। पीएम मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों की संख्या 10 करोड़ है। उन्होंने कहा था कि जब आप किसी गाँव में जाते हैं तो आपको बैंक वाली दीदी, आंगनबाड़ी वाली दीदी और दवाई वाली दीदी मिलेंगी। गांव में 2 करोड़ लखपति दीदी बनाना मेरा सपना है। पीएम मोदी ने कहा था कि सरकार महिला स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने के मकसद से कृषि प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए एक नई नीति की योजना बना रही है। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि हम उन्हें ड्रोन के संचालन और मरम्मत का प्रशिक्षण देंगे। कई स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान किए जाएंगे। इन कृषि ड्रोनों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। ये पहल 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा ड्रोन उड़ाने से शुरू होगी। स्वयं सहायता समूह ज्यादातर ग्रामीण महिलाओं के छोटे समूह होते हैं जो संसाधनों को एक साथ जोड़ते हैं और सरकारी सहायता से अपने समुदायों में वित्तीय सेवाएं और ऋण तक पहुंच प्रदान करते हैं। बीजेपी ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को गेम चेंजर के रूप में पहचाना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ राज्य चुनावों में महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत बढ़ा है, जो पुरुषों से आगे निकल गया है। पार्टी का मानना है कि पिछले साल उत्तर प्रदेश में सत्ता में उसकी शानदार वापसी का एक कारण यह भी था क्योंकि राज्य चुनावों में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा थी। इसीलिए पार्टी नेताओं का कहना है कि 2024 के अन्य चुनावों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा महिलाओं को टारगेट करते हुए अधिक कार्यक्रम और योजनाएं लाई जा सकती हैं। मोदी सरकार को पता है कि किस तरह और कैसे लोकसभा चुनाव में एक बार फिर मजबूत बहुमत के साथ वापसी की जा सकती है, जिसकी झलक उनकी राजनीतिक योजनाओं में भी दिख रही है। देश कोई भी हो, उसकी शोहरत का पता इस बात से ही चलता है कि उस संबंधित देश की पूछ विदेशों में कैसी है। कांग्रेस के जमाने में हमारे देश को सांपों वाले देश के नाम से जानते थे, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत को उस देश के रूप में जानते हैं जो चांद के उस हिस्से में उपग्रह भेज रहा है जहां अभी तक कोई भी विकसित देश पहुंच नहीं सका था। पीएम मोदी के नेतृत्व का असर इस बात से ही पता चलता है कि अमेरिका से लेकर रूस तक सब भारत में अपने लिए एक बेहतर उद्देश्य देखते हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का डंका दुनिया में ऐसा बजा कि कांग्रेस पूरी तरह बौखला गई और G20 के आलीशान आयोजन की उम्मीद देखकर पीएम मोदी और मोदी सरकार पर G20 का राजनीतिकरण करने का आरोप लगा दिया। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का रसातल पर जाने का सबसे बड़ा कारण यही है कि उसे अपने काम या दोष कभी नहीं दिखती, बस दूसरों की गलती दिखती रहती है। देश में पहली बार G20 का आयोजन होने जा रहा है। दुनिया भर के लोगों की नज़र भारत पर टिकी हुई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी G20 के आयोजन पर भी ओछी राजनीति कर रही है। पीएम मोदी के कार्यकाल में दुनिया भारत की बढ़ती ताकत को देखने वाली है और देश के लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को मिर्ची लग रही है। कांग्रेस तो खिसियानी बिल्ली की तरह बस मोदी सरकार पर हमलावर है। दरअसल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार G20 शिखर सम्मेलन के अवसर का उपयोग चुनावी फायदा के लिए कर रही है। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में होगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि G20 का गठन 1999 में हुआ था। 19 देश और यूरोपियन संघ इसके सदस्य हैं। इसके गठन से लेकर अब तक बारी बारी से 17 देशों में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। अब भारत का नंबर है,
लेकिन यहाँ इसे लेकर जिस तरह का चुनावी अभियान चलाया जा रहा है और माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, वैसा किसी भी दूसरे देश में नहीं हुआ। जयराम रमेश ने दावा किया कि वास्तव में ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि लोगों के जरूरी मुद्दे से ध्यान भटकाया जा सके। जयराम रमेश ने कहा कि हमें याद रखना चाहिए कि इस नई दिल्ली में 1983 में 100 से अधिक देशों का गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन और उसके बाद राष्ट्रमंडल देशों का शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजित हो चुका है, लेकिन तब की सरकार ने चुनावी फायदे के लिए उन मौकों का इस्तेमाल नहीं किया। जयराम रमेश ने यह भी कहा कि फिर मुझे लाल कृष्ण आडवाणी की वो बात याद आ रही है। 5 अप्रैल 2014 को उन्होंने नरेंद्र मोदी को एक शानदार इवेंट मैनेजर बताया था। जनता का ध्यान भटकाने के लिए प्रधानमंत्री इवेंट मैनेजमेंट ही कर रहे हैं। तो देखा आपने कैसे G20 को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस को इस वक्त G20 के आयोजन पर केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए और विपक्ष के तौर पर सकारात्मक भूमिका निभाना चाहिए, क्योंकि ये देश का मामला है। लेकिन कांग्रेस यहाँ भी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है। हालांकि देश के लोग सब देख रहे हैं और इसका जवाब कांग्रेस को चुनाव में जरूर देंगे। आपने कहावत जरूर सुनी होगी कि कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना। आज इसी को आम आदमी पार्टी के कथित ईमानदार संयोजक और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल साहब सार्थक कर रहे हैं। निगाहें तो उनकी भाजपा की तरफ थी, लेकिन अटकलों के बाजार में कहा जा रहा है कि निशाना अपने ही विपक्षी एकता के घटक दलों की ओर था। केजरीवाल साहब ने एक लाइन में अपने गठबंधन के साथी दलों को एक साथ संदेश दे दिया कि छोटा बच्चा जानकर हमको आंख न दिखाना रे। केजरीवाल साहब ने कह दिया कि अब तुम बड़े नहीं, राजनीतिक दल की हैसियत से हम देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो प्रधानमंत्री के दौड़ में हम भी हैं। केजरीवाल साहब ने खास तौर पर गठबंधन के अपने साथी ममता दीदी, नीतीश कुमार, तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे से लेकर टूट चुकी एनसीपी के कथित प्रमुख पवार साहब को भी बता दिया कि हम आपसे बड़े हैं तो हक हमारा भी बराबर का होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा है कि उनका दल बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरी सबसे बड़ी ताकत है। विधानसभा में दिल्ली सेवा कानून को लेकर केंद्र सरकार को निशाना बनाते हुए केजरीवाल ने कहा कि 10 साल में आम आदमी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। केजरीवाल ने ये बात भले ही बीजेपी पर बरसते हुए कही, लेकिन माना यह जा रहा है कि उन्होंने लेफ्ट ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, शरद पवार, उद्धव ठाकरे जैसे उन दलों को भी संदेश दे दिया है जो उनके साथ विपक्षी गठबंधन INDIA यानी इंडिया में शामिल है और 2024 में नेतृत्व की दावेदारी पेश कर रहे हैं। केजरीवाल ने बताया कि कैसे 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और एक के बाद एक राज्य में बीजेपी जीतती जा रही थी, लेकिन दिल्ली में उनका विजय रथ रुक गया। केजरीवाल आरोप लगाते हैं कि इसके बाद पीएम मोदी ने उनकी पार्टी को खत्म करने की लाख कोशिशें की। केजरीवाल ने कहा कि उनका रथ दिल्ली वालों ने रोक दिया। उस दिन मोदी जी ने कसम खाई, इस आम आदमी पार्टी को और इसकी सरकार को मैं खत्म कर दूंगा। लेकिन भगवान तो भगवान है, भगवान ने कुछ और ही सोच रखा था। एक तरफ मोदी जी का पूरा तंत्र लग गया आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए। ऊपर वाले का करिश्मा देखो, उसने 9 साल में आम आदमी पार्टी को तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी। अब केजरीवाल ने निशाना तो बीजेपी पर साधा, लेकिन राजनीतिक जानकार इसे कई मायने निकाल रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि केजरीवाल का यह बयान कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाने जैसा है। राजनीतिक विश्लेषक केजरीवाल के बयान के मायने तलाशने में जुट गए हैं। कहा यह जा रहा है कि परोक्ष रूप से उन्होंने इंडिया गठबंधन को भी संदेश दे दिया है। उन्होंने नीतीश कुमार, ममता बनर्जी समेत उन तमाम नेताओं से खुद को आगे बता दिया है जो नेतृत्व की चाहत रखते हैं और विपक्षी गठबंधन की ओर से खुद को पीएम कैंडिडेट मानते हैं। केजरीवाल साहब अब राजनीति के माहिर खिलाड़ी हो गए हैं और अब वो ये जानते हैं कि राजनीति में कब कौन सी बात की जाए जिसका असर व्यापक होगा। आपने कहावत सुनी होगी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। ऐसे ही सपने कुछ दिल्ली के सीएम केजरीवाल साहब भी देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कांग्रेस और आप एक साथ चुनाव लड़े तो बीजेपी का सफाया हो सकता है। लेकिन केजरीवाल साहब को यह नहीं पता कि दिल्ली के जनता के लिए कहा जाता है कि ये शहर और राज्य मिलीजुली सरकार पर भरोसा नहीं करता, यहाँ किसी एक पर भरोसा किया जाता है। इसीलिए यहाँ लोकसभा और विधानसभा चुनाव में एक ही दल को ज्यादातर सीटें दी जाती है। खैर, अगर कांग्रेस और आप एक साथ आ भी जाती है तो बीजेपी फिर भी कहीं अधिक आगे है दोनों दलों से। INDIA गठबंधन का हिस्सा आप और कांग्रेस के बीच दिल्ली की सभी सीटों पर डील को लेकर चर्चा चल रही है। हालांकि अभी इसमें कई पेच फंसे हैं। तो क्या अगर कांग्रेस और आप दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी को नुकसान होगा? चलिए आंकड़े और गुणागणित को समझते हैं। आप कोशिश में है कि कांग्रेस के साथ उसका गठबंधन हो जाए तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात दी जा सकती है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा के स्पेशल सत्र में दावा किया कि 2024 के चुनाव में बीजेपी राज्य की सभी 7 लोकसभा सीट हारने वाली है।
केजरीवाल को लगता है कि कांग्रेस के साथ जाने के बाद विपक्षी गठबंधन बीजेपी को दिल्ली में हरा देगी, लेकिन क्या ये इतना आसान है? आइए 2014 और 2019 के नतीजों से समझते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 46.4% वोट मिले थे, जबकि आपको 32.9% और कांग्रेस को 15% से थोड़ा ज्यादा वोट मिला था। इन चुनाव में आप और कांग्रेस का वोट प्रतिशत मिलाने पर बीजेपी से ज्यादा हो जाता है, लेकिन उस साल दोनों पार्टियां अलग चुनाव लड़ी थी। अगर 2014 की बात करें तो दोनों कांग्रेस और आप का वोट प्रतिशत मिलाकर 48% से ऊपर चला जाता है, जो बीजेपी को उस साल मिले वोट से करीब 1.5% ज्यादा है। यानी 2014 में अगर आप और कांग्रेस मिलकर लड़ती तो हो सकता था नतीजे कुछ और होते, लेकिन गठबंधन होने के बाद कई बार समीकरण बदल जाते हैं। जैसे यूपी में 2019 के लोकसभा चुनाव में बुआ और बबुआ की पार्टी के बीच गठबंधन होने के बाद वोटर्स बीजेपी की ओर चले गए थे। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में परिणाम एक तरफा रहा था। इस चुनाव में भी बीजेपी ने दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बड़ी जीत दर्ज की थी। यही नहीं, सभी 7 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों को 50% से ज्यादा वोट मिले थे। यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में आप और कांग्रेस 7 सीटों पर मिलकर भी बीजेपी का अकेले मुकाबला करने की स्थिति में नहीं थी। केजरीवाल साहब जो भारतीय राजनीति में अपने यू टर्न के लिए जाने जाएंगे, वो किसी भी कीमत पर बीजेपी को हराना चाहते हैं। भले ही इस पर शह मात के खेल में देश हार जाए, लेकिन उनके लिए ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस वक्त पीएम मोदी के सामने किसी भी नेता के लिए टिकना काफी मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।